हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्प्लेंडेड एजुकेशन फील्ड। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो हमारी हैं क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ्स की चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है यूक्लिड जियोमेट्री। तो पहले आइए हम देखते हैं कि आखिर ये यूक्लिड जियोमेट्री हमारी होती क्या है, फिर इसमें जो जो चीज़ें हमको डिस्कस करनी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो पहले बात करते हैं हम अपने चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? यूक्लिड जियोमेट्री। यहाँ पर जो हमारा यूक्लिड वर्ड आता है, ये यूक्लिड वर्ड एक मैथमेटिक्स के टीचर के नाम पर रखा गया है जिनका नाम यूक्लिड था, और वो थे हमारे अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट के। वो मैथमेटिक्स के क्या थे? एक टीचर थे। और जियोमेट्री का मतलब हमारा होता है कि ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द साइजेस, शेप्स, पोजीशंस, एंगल्स एंड डायमेंशंस ऑफ थिंग्स। कुल मिला के ये इतनी लाइंस का कहने का मतलब ये है कि जो हमारी जियोमेट्री होती है ये हमारे मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी ना किसी चीज़ के बारे में, उसके पोजीशन के बारे में, उसके एंगल्स के बारे में, उसके डायमेंशंस के बारे में, या फिर कह सकते हो उसके साइज़ के बारे में, उसके शेप के बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। और इन सब चीज़ों की जब स्टडी हम करते हैं जिस ब्रांच में मैथमेटिक्स के, वही हमारी कहलाती है जियोमेट्री। ठीक है, अब इस जियोमेट्री में जब हम बात करते हैं आगे बढ़ने की, तो यहाँ पर हमको दो चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं। तो जो पहली चीज़ हमारी आती है उसे हम बोलते हैं एक्सियोम्स। सेकेंड वन हमारा होता है पोस्टुलेट्स। तो दो चीज़ें हमको यहाँ पर देखनी होती हैं, एक तो होता है एक्सियोम्स और दूसरा हमारा क्या होता है? पोस्टुलेट्स। तो जो यहाँ पर हमारे एक्सियोम्स पाए जाते हैं ये टोटल नंबर 7 होते हैं, और पोस्टुलेट हमारे टोटल नंबर में कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो ये 7 एक्सियोम्स हमसे क्या कहता है, ये 5 पोस्टुलेट्स हमसे क्या कहते हैं? आइए देखते हैं इस दोनों के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने एक्सियोम्स के बारे में, जो टोटल नंबर में कितने होते हैं? 7 एक्सियोम्स। तो पहले आइए देख लेते हैं कि आखिर एक्सियोम्स हम किसे कहते हैं। तो एक्सियोम्स हमारा क्या होता है? रूल्स और प्रिंसिपल्स दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू। ठीक है, मतलब हमारे मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, या कह सकते हो कुछ ऐसी नियम व शर्तें होती हैं जिसके बारे में लोग क्या मानते हैं? उसको सही मानते हैं और उस पर बिलीव भी करते हैं, मतलब विश्वास भी करते हैं। तो वही चीज़ हमारा क्या कहलाता है? एक्सियोम्स। दूसरी जो पॉइंट हमारी है वो कह रहा है कि दीज आर एप्लीकेबल थ्रू आउट मैथमेटिक्स। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सियोम्स जो हमारे होते हैं ये हमारे मैथमेटिक्स में जितने भी पार्ट आते हैं ये हर जगह पर एप्लीकेबल हो सकते हैं। सिर्फ एक पर्टिकुलर बात हम इस ज्योमेट्री की नहीं कर रहे हैं, ये हमारा हर जगह क्या होता है? लागू हो सकता है। क्या हमारा? एक्सियोम्स। अब ये टोटल नंबर में कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो आइए नंबर बाय नंबर उन सारे 7 एक्सियोम्स के बारे में डिस्कस करते हैं हम अपने पहले एक्सियोम्स के बारे में। तो पहला एक्सियोम्स हमसे कहता है कि थिंग्स विच आर इक्वल्स टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब इस लाइन्स का मतलब क्या हुआ हमारा? इस लाइन का मतलब साफ साफ ये कह रहा है कि हमारे पास कोई एक थिंग्स है ए, और हम मानते हैं कि ये इक्वल टू है किसके? हमारे बी के। तो मतलब एक थिंग्स ऐसी है जो हमारी एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। उसी तरह से एक सेम थिंग्स है हमारे पास दूसरी, v इज इक्वल टू सी। ये भी दोनों क्या है? इक्वल। अब यहाँ से जो हमारी एक नई थिंग्स फिर से इक्वल आएगी वो क्या होगी? हम कह सकते हैं यहाँ से कि हमारा a इज इक्वल टू सी हो सकता है। कैसे? हमने कहा कि a इज इक्वल टू बी, b इज इक्वल टू सी,
इस दोनों को हम ये भी कह सकते हैं कि ए हमारा इक्वल किसके है, सी के। कैसे? हम मानते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू दे रखी है ए इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा ए का वैल्यू क्या होगा, 4। अब ये ए हमारा बी के इक्वल है तो हम बी की वैल्यू भी क्या मान सकते हैं, 4। और जब हमारी बी की वैल्यू 4 है तो हम इस बी की वैल्यू 4 को इस सी के बराबर भी मान सकते हैं, मतलब क्या, 4। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये दोनों सेम थिंग्स भी हमारी क्या होंगी, इक्वल, यानी ए इज़ इक्वल टू सी, कि अगर ये भी 4 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 4। तो यही इस लाइन के कहने का मतलब है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ये इसका मतलब हुआ। सेकेंड एक्सियोम हमसे कहता है इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स द होल आर इक्वल्स, मतलब अगर आप इक्वल्स को किसी दूसरे इक्वल्स में ऐड करते हो तो जो उसका होल आएगा वो भी इक्वल ही आएगा। कैसे? हम मानते हैं कि हमारे पास दो फ्रेंड्स हैं आपस में, और उसमें एक फ्रेंड्स है हमारा राम और दूसरा फ्रेंड है हमारा श्याम। हम सपोज़ करते हैं कि हमने 4 टॉफ़ियाँ दे दी राम को और 4 टॉफ़ियाँ हमने दे दी श्याम को, तो हमारी टॉफ़ियाँ दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। अब इन दोनों में क्या किया हमने कि हमने कहा कि 2 टॉफ़ी आप और ले लो, और श्याम से भी कहा कि 2 टॉफ़ीज़ आप और ले लो। फिर जब दोनों का सम निकाला गया तो ये भी वैल्यू 6 आएगी, ये भी वैल्यू क्या आएगी, 6। तो कहने का मतलब है कि जब हमारे इक्वल्स को ऐड किया जाता है फिर से इक्वल्स, मतलब किसी इक्वल्स को ऐड करते हैं फिर से इक्वल्स में, तो जो उन सब का होल आएगा वो भी हमारा क्या आएगा, इक्वल्स ही आएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये दोनों एक्सियोम्स क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं अपने एक्सियोम्स नंबर 3 एंड 4। बात करते हैं हम अपने एक्सियोम्स नंबर 3 और 4 के बारे में। थर्ड एक्सियोम हमसे कहता है कि इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल्स। जो चीज़ें हमने अभी देखी कहाँ पर, ऐड करने में, वही सेम चीज़ें हमको अप्लाई करनी है यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने में। फिर से वही एग्जांपल आप ले सकते हो कि हमारे फ्रेंड हैं राम एंड श्याम, हमने इनको 6 टॉफ़ियाँ दी, इनको भी 6 टॉफ़ियाँ दी, हमने क्या दिया, दोनों को इक्वल्स दिया, ठीक है। अब हमने इसमें से एक टॉफ़ी वापस ले ली और फिर से हमने श्याम से भी एक टॉफ़ी अपनी वापस ले ली, फिर दोनों का जो रिमाइंडर बचा वो भी हमारा क्या आ गया, इक्वल। मतलब कह सकते हो आप कि इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स। इक्वल्स चीज़ें भी थी, हमने घटाया भी इक्वल्स, तो उसका रिमाइंडर आर इक्वल्स, तो रिमाइंडर भी हमारा क्या आया, उसका इक्वल्स। यही इतनी सी बात है। 4th हमारा है कि थिंग्स विच को इनसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब क्या होगा, हम मानते हैं कि हमारे पास में एक लाइन है, हम मानते हैं कि हमारे पास में एक लाइन है, तो ये लाइन पे हम पॉइंट मानते हैं कि ये हमारा ए पॉइंट है और ये सेकंड हमारा क्या है, बी पॉइंट है। अब इसी ए और बी पॉइंट को ले करके हमने जस्ट इसके ऊपर एक लाइन को और ड्रा कर दिया, जस्ट इसी के ऊपर ऐसे, तो यही हमारा क्या कहलाता है, कोइंसाइड। आप कह सकते हो कि लाइन के ऊपर लाइन ड्रॉ कर दोगे तो वो एक दूसरे की क्या मानी जाएगी, कोइंसाइड, और बोथ आर इक्वल्स, ये दोनों भी क्या होंगी, इक्वल्स होंगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉइंट था और इस पॉइंट के ऊपर हमने एक दूसरा पॉइंट ड्रॉ कर दिया, तो ये भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड। मतलब किसी चीज़ के ऊपर हम अगर उसी चीज़ को फिर से ड्रॉ करते हैं तो वो सेम क्या होंगी, दोनों इक्वल्स ही होंगी हमारी, ठीक है। तो यही हमारा कहलाता है कोइंसाइड। अब आइए बात करते हैं एक्सियोम्स नंबर 5 और 6 की। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने हम एक्सियोम्स नंबर 5, 6 और 7 पर। 5वां नंबर एक्सियोम्स हमसे कहता है कि द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। मतलब हमारे पास, हम मानते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल को हमने 4 पार्ट में क्या किया, डिवाइड किया। अब हमने इसके इस वाले पार्ट को यहाँ से बाहर निकाल दिया, ठीक है।
तो ये इतना पार्ट हमारा क्या हुआ ये चीज़, लेकिन होल क्या होता है ऑलवेज ग्रेटर होता है। मतलब कि किसी पार्ट को हम अगर किसी पूरे टुकड़े से बाहर निकाल रहे हैं तो उसका पूरा टुकड़ा मतलब उसका होल क्या होगा, उस पार्ट से बड़ा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि हमारे पास में हम मानते हैं कि ये एक हमारा लकड़ी का टुकड़ा है। इस लकड़ी के टुकड़े को हम ऐसे डिवाइड कर दे रहे हैं। अब हमने इसके इस पार्ट को बाहर निकाल दिया, फिर भी देखो ये पार्ट इतना ही छोटा आया और ये पूरा होल कितना बड़ा था। तो यही हमारा होता है पांचवा एक्सियम्स कि द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट, मतलब जो होल होता है वो अपने पार्ट से क्या होता है, बड़ा होता है। छठा हमारा क्या कह रहा है एक्सियम्स कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब यहाँ पर कोई भी चीज़ है उसको डबल करने की बात कही गई है। कैसे? हम मानते हैं कि हमारे पास दो थिंग्स हैं, a इज़ इक्वल टू एक्स एंड b इज़ इक्वल टू वाई, और इसको डबल कर रहे हैं 2a और 2b। हम मानते हैं हमारे पास में 2a इज़ इक्वल टू एक्स है और 2b इज़ इक्वल टू वाई है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा x इज़ इक्वल टू वाई भी हो सकता है। कैसे? लेट a इज़ इक्वल टू 3। हम अगर a को या किसी वैल्यू को 3 लेट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू, सॉरी ये b नहीं ये a होगा, सेम थिंग्स लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि 2 इंटू, पहले में वैल्यू रखिए a की वैल्यू 3, तो 3 2 से हमारा क्या आ जाएगा 6। दूसरे में रखो आप 2 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 6। अब आपकी वैल्यू क्या थी, ये वैल्यू थी हमारी 2a, ये भी हमारी थी 2a, और ये वैल्यू हमारी आई x, ये आया हमारे पास y। तो आप देखो x और y हमारे क्या हैं, बोथ आर इक्वल्स। तो इसीलिए हमने कहा कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये दोनों चीज़ें आपकी डबल थी, और जो ये भी बगल में हमारा लास्ट में आया प्रोसेस या आंसर, ये भी क्या होगा, बोथ आर इक्वल, ठीक है। लास्ट एक्सियम्स हमसे क्या कह रहा है कि थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द अनदर। मतलब कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, हम मानते हैं कि हमारे पास a है, इसका हाफ करेंगे तो ये x के बराबर आता है, और हमारे पास दूसरी थिंग्स फिर से a है और इसका हम हाफ करते हैं तो हमारे पास y आता है। अब यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, लेट x इज़ इक्वल टू 6, सॉरी लेट a इज़ इक्वल टू 6। अब आप वैल्यू फाइंड आउट करो। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 6/2 इज़ इक्वल टू x, तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6, मतलब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई हमारी 3। दूसरे में आप करो, a की वैल्यू 6/2 इज़ इक्वल टू y, ये भी 2 3 6, y की वैल्यू भी हमारे पास क्या आई 3। तो आप अगर किसी सेम थिंग्स का हाफ करते हो तो वो किसी दूसरे के इक्वल ही आएगा, ठीक है। यही हमारे थे सातों एक्सियम्स जो कि हमने अच्छे से क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए। अब बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट पार्ट पर, जिसे बोलते हैं पोस्टुलेट्स, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पोस्टुलेट्स। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अपना हम पोस्टुलेट्स। हमारा एक्सियम्स क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। पोस्टुलेट हमारा क्या कहता है कि टू एज्यूम और क्लेम एज ट्रू assumptions that were specific to geometry। यहाँ पर जो पहली लाइन कही गई है पोस्टुलेट्स के बारे में कि टू एज्यूम और क्लेम एज ट्रू, मतलब जो चीज़ें हम एज्यूम करते हैं या कोई भी चीज़ है उसको अगर हम कह रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हमने क्या कहा है, उसको सही कहा है। मतलब जो हम कह रहे हैं वो क्या है, सही है, इसका मतलब ये हुआ। सेकंड लाइन है इसमें, assumptions that were specific to geometry। हम जैसे एक्सियम्स की बात कर रहे थे कि वो मैथमेटिक्स में हर जगह अप्लाई हो सकता है किसी न किसी पार्ट में, वैसे आपका जो पोस्टुलेट्स होता है ये सिर्फ और सिर्फ टोटली अप्लाई होता है हमारे जियोमेट्री के लिए, बाकी और किसी भी चीज़ के लिए नहीं।
ये सिर्फ एक ब्रांच में अप्लाई होगा जियोमेट्री में, क्या हमारा पोस्टुलेट्स। लेकिन जो एक्सियोम्स है उसके जो रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं वो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में यूज़ हो सकते हैं। तो हमारे पास टोटल पोस्टुलेट्स है क्या 5। हम आइए देखते हैं 1 बाय 1 कौन सा क्या चीज़ कह रहा है। पहला पोस्टुलेट है हमारा यहाँ पर, A straight line may be drawn from any one point to any other point। हमने कहा कि हमारे पास दो पॉइंट हैं, that is the point number 1 and that is B। अब यहाँ से हमको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो हम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, या आप चाहो एंड कि हमारे पास एक सिंपल सा पॉइंट है, अब हम चाहें तो इस पॉइंट से ना जाने कितनी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मतलब एक ही पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर दो पॉइंट हमारे पास फिक्स हैं तो दोनों को स्ट्रेट लाइन के लिए हम मिला सकते हैं। लेकिन अगर एक पॉइंट है तो वहाँ से हम ना जाने कितनी सारी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं इनफाइनाइटली, ठीक है। उसके बाद आइए बात करते हैं सेकेंड पोस्टुलेट। ये बात करते हैं हम अपने पोस्टुलेट्स की। पोस्टुलेट नंबर सेकेंड पोस्टुलेट हमसे कहता है कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये एक लाइन है और ये लाइन यहाँ पे क्या हुई है, आके रुक गई है। अब इस लाइन को आप चाहो तो आगे भी टर्मिनेट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जांपल पॉइंट टू पॉइंट कहीं भी ले जा सकते हो। तो यही हमसे हमारा सेकेंड पोस्टुलेट कहता है कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। बात करते हैं अपने नेक्स्ट पोस्टुलेट की। थर्ड पोस्टुलेट हमारा है कि अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। आप अगर सर्कल को ड्रॉ करते हो तो उसमें दो चीज़ें क्या होती हैं, उसका सेंटर पॉइंट, दूसरी उसकी रेडियस। तो आप कोई भी सर्कल ड्रॉ करो, चाहे जितनी लेंथ लेकर के, चाहे जितना लेंथ आप मेज़र कर लो, तो सभी सर्कल में उसकी रेडियस भी कुछ ना कुछ होगी, उसका सेंटर पॉइंट भी कुछ ना कुछ होगा। या आप कोई दूसरा सर्कल ड्रा करते हो तो उसका रेडियस भी अलग होगा। फॉर एग्जांपल कि हमने एक कंपास लिया और उस कंपास में स्केल से लेंथ मेज़र की हमने 2 सेंटीमीटर। अब हमने उस 2 सेंटीमीटर कंपास को एक सेंटर पर पॉइंट डाउन किया, हमने उसको रखा एक पॉइंट पर और उसी कंपास को हमने फिर राउंड शेप में ऐसे घुमाया तो हमारा एक सर्कल क्या हुआ, बन गया। अब इसका ये हो गया सेंटर पॉइंट और इसकी जो कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी, रेडियस। अब आप क्या करो कि उसी कंपास की मीज़र यानी जो लेंथ आपने मीज़र की थी उसको थोड़ा सा बढ़ा दो। फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर हमने ले ली। अब उसको भी आपने एक सेंटर पर कहीं रखा और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब ये कैसा हो गया, और थोड़ा सा बड़ा हो गया। मतलब आप कोई भी सर्कल को अगर ड्रॉ करते हो तो आप उसको किसी भी सेंटर से ड्रॉ कर सकते हो और उन सब की रेडियस भी क्या हो जाएगी, अलग अलग। अब यहाँ से इसकी भी ये क्या हो जाएगी, कोई ना कोई रेडियस, ठीक है। तो आप जब भी सर्कल को ड्रॉ करोगे तो आप जितनी लेंथ को मेज़र करोगे आपका रेडियस भी वैसे वैसे चेंज होता जाएगा और सेंटर पॉइंट भी आपका वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं अपने पोस्टुलेट नंबर 4 की। कह रहा है हमसे कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल्स टू वन अनदर। अब इसका मतलब क्या है, देखिए राइट एंगल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एंगल जो कितने के बराबर हो, हमारा 90 डिग्री के। तो 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। अब हमारे पास में एंगल हमारे पास मान लो कोई है एक ऐसा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। हमने इसको चाहा तो ऐसे ड्रॉ कर दिया, अब ये भी क्या हो गया हमारा 90 डिग्री। आप जैसे चाहो वैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, बस जब वो बनेगा हमारा राइट एंगल तो वो कितना होगा हमारा 90 डिग्री। मतलब ये भी इक्वल है हमारा इसके, ये भी कह सकते हो आप इसके इक्वल है, या आप चाहो तो और भी ड्रॉ कर सकते हो, इसी को उल्टा कर दो ऐसे, तो ये भी हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। तो मतलब आप कोई भी एंगल अगर बनाते हो और वो अगर राइट एंगल है तो एक दूसरे की क्या होगा, इक्वल। 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी थी। अब बात करते हैं अपने हम पोस्टुलेट नंबर 5 की, जो हमारा लास्ट पोस्टुलेट है और थोड़ा सा वो बड़ा भी। बात करते हैं अपने लास्ट पोस्टुलेट के बारे में और आज के लेक्चर के लास्ट टॉपिक के बारे में, ठीक है।
तो ये हमारा जो पांचवा पोस्टुलेट्स है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट है और काफ़ी बड़ा है ये, लेकिन आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। पांचवा पोस्टुलेट हमारा कहता है इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड of it taken together less than 2 right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than 2 right angles। तो ये काफ़ी बड़ा है और इसको पूरा का पूरा पढ़ने में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न भी हो सकती है, तो एक एक लाइन को आइए देखते हैं और उसी हिसाब से हम एग्जाम्पल्स को ड्रॉ करते हैं। पहला हमसे कह रहा है इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, ये हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं। ये हमारे पास क्या है, दो स्ट्रेट लाइंस हैं। हम मानते हैं कि हमारे पास जो दो स्ट्रेट लाइन है, फॉर एग्जांपल ये P है, फॉर एग्जांपल ये Q है। अब कह रहा है कि उस पर एक स्ट्रेट लाइन आके फॉल कर रही है, मतलब गिर रही है। हम सपोज दैट कि इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन आके फॉल कर रही है, गिर रही है, ठीक है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई। अब हमारा पहला सेंटेंस कहाँ तक पूरा हो गया कि इफ़ अ स्ट्रेट लाइन, मतलब ये वाली, फॉलिंग ऑन द टू स्ट्रेट लाइन मेक द इंटीरियर एंगल, और ये इंटीरियर एंगल का बनाती है। हम मानते हैं कि हमारी जो ये लाइन फॉल कर रही है ये हमारी R है। तो यहाँ से अगर आप देखना चाहो इस सेंटेंस में, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन मतलब हमारी कौन सी लाइन, R, फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, टू स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या, P एंड Q, ये दोनों स्ट्रेट लाइन, इन दोनों लाइन के ऊपर ये लाइन क्या हो रही है, गिर रही है। तो गिरने से क्या कर रही है कि मेक्स द इंटीरियर एंगल, और ये इंटीरियर एंगल, इंटीरियर का मतलब होता है, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर। एक्स का मतलब होता है बाहर की तरफ, इन का मतलब होता है अंदर की तरफ में। तो ये दो एंगल बना रही हैं यहाँ पर, और इसी दो एंगल को नाम यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, इन दोनों एंगल्स को यहाँ पर नाम क्या दिया जा रहा है, इंटीरियर एंगल। ये हमारा क्या है, इंटीरियर एंगल। इतनी बातें क्लियर। दो स्ट्रेट लाइन थी, उसके ऊपर एक लाइन आके फॉल की और इंटीरियर एंगल बना रही है, ठीक है। अब इंटीरियर एंगल हम मानते हैं कि ये हमारा एंगल नंबर फर्स्ट, दैट इज़ द एंगल नंबर सेकंड। फिर आगे पढ़िए आप क्या कह रहा है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, हमने सेम साइड बनाया है, ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स, ठीक है। इनके कहने का मतलब है 2 राइट एंगल। अब देखो आप, राइट एंगल का मतलब, राइट एंगल का मतलब होता है कि 90 डिग्री, ठीक है, लेकिन बात कर रहा है 2 राइट एंगल्स की। तो 2 राइट एंगल्स का मतलब होगा कि 90 + 90 यानी कितने डिग्री की बात कर रहा है, 180 डिग्री, 180 डिग्री के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 राइट एंगल कह रहा है। एक राइट एंगल 90 डिग्री होता है, तो 2 राइट एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कह रहा है कि जो इंटीरियर एंगल बन रहा है वो 2 राइट एंगल से क्या है, कम है। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज लेस देन एंगल 180 डिग्री, ठीक है। इसको आप दूसरे पेन से कर दे रहे हैं हम, ताकि समझ में आए। ये हमारा एंगल का सिंबल है और ये हमारा लेस देन का है, ठीक है। तो ये कह रहा है हमसे कि हमारा जो इंटीरियर एंगल है वो लेस देन है 2 राइट एंगल के, मतलब 180 डिग्री से हमारा एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 है क्या, छोटा है। फिर आगे क्या कह रहा है, देन द 2 स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड। अब ये कह रहा है कि आपके पास जो 2 स्ट्रेट लाइन थी, इसको अगर आप और आगे की तरफ ड्रॉ करो, मतलब हम मानते हैं कि हमारे पास में ये थी, अब इसको हम अगर आगे की तरफ ड्रॉ करते जाएंगे तो कह रहा है प्रोड्यूस इनडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड, ये कहीं ना कहीं जा कर के मिलेंगी। फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे पॉइंट टू पॉइंट ड्रा कर रहे हैं, ऐसे आई, इसको भी हम पॉइंट टू पॉइंट ड्रा कर रहे हैं। अब ये एक कोई ना कोई हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा जहाँ पर दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो वही हमसे कह रहा है देन द 2 स्ट्रेट लाइंस इज प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, हमने आगे बढ़ाया इसको, मीट ऑन द साइड ऑन विच, और जिस साइड पर ये दोनों मिल रही हैं वो हमारा क्या है,
सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन 2 राइट एंगल्स। तो जो सम ऑफ एंगल होगा इसका वो भी क्या होगा, 2 राइट एंगल्स, मतलब 180 डिग्री से क्या होगा, लेस देन। हम मानते हैं यहाँ पर कि क्या होगा हमारा, हम मान रहे हैं कि हमारे दूसरे साइड में भी 2 एंगल बन रहा है इंटीरियर, ये एंगल नंबर 3, ये एंगल नंबर 4। हमने इसको आगे की तरफ जब ड्रॉ किया तो किसी न किसी पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज लेस देन 180 डिग्री। ये दोनों भी क्या हैं, 180 डिग्री से क्या है, कम है। तो यही हमारा ये लास्ट पोस्टुलेट कह रहा था। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं? आशा करता हूँ कि आ गई होगी। अब क्या है इसमें, हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, माना हमारे पास आर थी जो फॉल कर रही है 2 स्ट्रेट लाइन पर। इन दोनों स्ट्रेट लाइन में हमारा जो इंटीरियर एंगल है हमने माना 1 और 2। तो इसने कहा कि जो हमारा इंटीरियर एंगल है वो 2 राइट एंगल से कम है, मतलब वो एंगल 1 एंगल 2 इज लेस देन 180 डिग्री। फिर आगे कह रहा है कि हमने जब दोनों स्ट्रेट लाइन को आगे प्रोड्यूस किया तो जा करके किसी न किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उस पर भी बनने वाला इंटीरियर एंगल वो भी 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा, मतलब एंगल 3 एंड एंगल 4 इज लेस देन 180 डिग्री। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट्स। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट है आपके लिए ये। और अब हम अपने इस इंट्रोडक्शन को यहीं पर क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 5.1 और उसके बाद बात करेंगे 5.2 के बारे में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो ये पूरा का पूरा अच्छा लगा हो, समझ में आई हो बातें, तो आप इसको एक लाइक दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिएगा। अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए और सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।